नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो में जिसमें आपके अपने सवाल जरूरी होते हैं और जवाब देने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद होते हैं। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में लिखा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ये लाइनें मुझे इसलिए सुनानी पड़ रही हैं क्योंकि जब भारत G20 का अध्यक्ष बना है, 2022-23 में G20 की मेजबानी कर रहा है, तो इसके भव्य आयोजन की तैयारियों को लेकर विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इवेंट मैनेजमेंट दिख गया है। आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो मोदी के नेतृत्व में G20 का आयोजन हो रहा है तो मानो विपक्ष को मिर्ची लग गई है। विपक्ष कह रहा है कि G20 की अध्यक्षता रोटेशन पर मिलती है, इसे लेकर साल भर का हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हो रहा है। ठीक सुना आपने, हाई वोल्टेज ड्रामा। ये शब्द है कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के। इसी ट्वीट में जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि LK आडवाणी ने मोदी को ब्रिलियंट इवेंट मैनेजर बताया था। G20 पर भी यही हो रहा है। कमाल है भाई। कांग्रेस की सरकार होती, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, G20 का भव्य आयोजन होता तो क्या वो भी ड्रामा कर रहे होते? तब भी G20 इवेंट ही होता और राहुल गांधी इवेंट मैनेजर, या वो तपस्या होती जैसे भारत जोड़ो यात्रा में हो रही है। मैंने इसलिए आपको अटल जी की लाइन याद दिलाई, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा भी नहीं होता। क्या कांग्रेस मोदी की बीजेपी से मिल रही हर हार की खोज देश के आयोजनों पर दिखा रही है? भारत में G20 के भव्य आयोजन पर कांग्रेस को मिर्ची लगी तो मोदी क्या करे? यही है आज सवाल पब्लिक का। ये बात सच है कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिलना रोटेशन के आधार पर तय था, लेकिन ये आयोजन भव्य हो, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? 1 दिसंबर को जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तो भारत के 100 संरक्षित इमारतों, जिनमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी शामिल हैं, उन पर G20 के लोगों की लाइटिंग हुई। देश की ऐतिहासिक इमारतों को G20 के आयोजन से शोकेस किया गया। और अगर ये इवेंट है तो इसमें हर्ज क्यों होना चाहिए? भला देश की विरासत को ही तो दुनिया देख रही है, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? भारत में हो रहे G20 समारोह की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। मोदी सरकार इस समारोह में पीपल्स पार्टिसिपेशन का लक्ष्य लेकर चल रही है। साल भर में पूरे देश भर में 50 से अधिक जगहों पर 200 से अधिक बैठकें होंगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए G20 के डेलीगेट्स को गिफ्ट दिए जाएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत के इनिशिएटिव को प्रचारित किया जाएगा। मैं हैरान हूं, इन तैयारियों को इवेंट मैनेजमेंट क्यों कहा जा रहा है? और क्या अगर इवेंट मैनेजमेंट है तो कोई बुरी बात है? क्या हमें ऐसा नजर आना चाहिए सारी दुनिया के सामने कि हमें कुछ पता ही नहीं कैसे क्या होता है? क्या हमने बाहर के देशों को दिखाना है कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है? क्या शोकेस करना है? क्या इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए? और इस इवेंट मैनेजमेंट को एक गाली की तरह क्यों देखा जा रहा है? सुनिए विपक्षी नेताओं के इन बयानों। So it's all event management. See what happened, the country is suffering from unemployment, price rise, farmers issues, education and health and malnutrition. These are not making headlines in the newspapers. G20 summit is not a very, very great thing, but of course we didn't oppose. We are happy that India had got it in a rotational basis. It's not an achievement. Earlier countries also had the same thing. यहाँ मोदी जी हो या कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, इंडिया को तो ये मौका मिलना ही था।
लेकिन मैं समझता हूँ इसको सेलिब्रेशन का कोई बात ही इसमें नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले काम कम करते हैं, इन लोगों को सिर्फ उत्सव पर्वन से मतलब है। 12 महीने में 13 उत्सव इन लोग वो करते हैं और लोगों को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये सब करते हैं। कुछ दिनों पहले जब भारत में हो रहे G20 के लोगों को सामने लाया गया था, तब भी कंट्रोवर्सी हुई थी। लोगों में कमल के फूल को बीजेपी का सिंबल बताने की कोशिश हुई थी। कमाल है भाई, कमल को तो राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया है, आपको बीजेपी का सिंबल ही क्यों नजर आता है? कंट्रोवर्सी, अरे किस बात की कंट्रोवर्सी? आप में से बहुत सारे लोगों को 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भी याद होगा। तब मनमोहन सरकार थी, आयोजन से ज्यादा भ्रष्टाचार के लिए आयोजन याद रखा गया। क्या इसलिए कांग्रेस देश के हर बड़े आयोजन पर संदेह की नजर रखने लगी है? चलिए कांग्रेस इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रही है, आपको 1982 की याद दिलाती हूँ। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, भव्य एशियाड का आयोजन हुआ था भारत में, बहुत अच्छा आयोजन भी हुआ था। मेरे हाथ में उस वक्त के रिपोर्ट हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे थे। ये रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। हमारे देश के लिबरल्स इस विदेशी अखबार पर भरोसा तो करते ही होंगे। 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982 तक चले इन एशियाड के खेलों में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे इस रिपोर्ट की हेडलाइन देखिए, एशियन गेम्स गिव मिसेस गांधी अ पॉलिटिकल विक्ट्री। तब पॉलिटिकल विक्ट्री दिख रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स को, और ये पसंद आ रहा था कांग्रेस को तब। बल्कि बूटा सिंह ने तब कहा था, और मैं आपको पढ़कर बता देती हूं क्या कहा उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी गेम्स, एशियाड गेम्स नहीं कहना चाहते थे, इंदिरा गांधी गेम्स कहना चाहते थे। अब रिपोर्ट इस बात को लेकर है कि किसे सिख विरोध से एशियाड के आयोजन पर छाए संकट के बादल को इंदिरा गांधी ने सरकार में हावी नहीं होने दिया। अब आपको इकोनॉमिक टाइम्स की 2014 की एक रिपोर्ट भी दिखाना चाहती हूं, और ये रिपोर्ट जो 2014 की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि मनमोहन सिंह called them became a useful vehicle to project India's politics and diplomacy, resurrecting her legitimacy and helping her discard the opprobrium of the emergency। यानी कि कांग्रेस के खुद के लोग कह रहे हैं कि इमरजेंसी के बादल छांटने के लिए एशियाड गेम्स का इस्तेमाल हुआ, और ये अच्छी बात हुई। यानी रिपोर्ट में लिखा जा रहा है कि 1982 का दिल्ली एशियाड, जिसे बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी गेम्स कहा था, इंदिरा गांधी की राजनीति और कूटनीति के प्रोजेक्ट करने वाला एक मौका बना, और इससे इमरजेंसी में बनी छवि को दूर करने का मौका भी मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह ही एशियाड आयोजन करने वाली कमेटी के अध्यक्ष थे। तब तो किसी को दर्द नहीं हुई थी, तब तो कांग्रेस को कोई दुविधा भी नहीं थी। ये बात सच है कि 1982 के एशियाड गेम्स ने दिल्ली का चेहरा भी बदल दिया। 2 साल के भीतर 5 नए स्टेडियम, 7 नए फ्लाईओवर बने थे, जो उस समय के लिए बड़ी अचीवमेंट थे। 290 किलोमीटर रोड चौड़ी की गई थी, 50 चौराहों पर रीडिजाइन किया गया था, और 2 नए इंटरनेशनल होटल कनिष्का और अशोक यात्री निवास का निर्माण भी हुआ था। नए एथलीट विलेज ने दिल्ली का नक्शा भी बदल दिया। 12,000 नए फोन लाइनें लगी थी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड हुआ, दिल्ली को रोजाना 15 गैलन पानी अधिक मिलने लगा, और तो और टीवी पर कलर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी। और मेरी जेनरेशन 1982 को याद करती है, क्योंकि हम स्कूल में तब तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे। एशियाड में कलर टीवी आए थे भारत में। कोई इंटरनेशनल इवेंट हो तो देश तरक्की करे, देश की चीजें शोकेस हो, इसमें किसको ऐतराज होता है? अगर ऐसे ही सवाल उठाना है तो सवाल तो ये भी उठ सकता है कि 1982 के एशियाड गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी क्यों थे, जो उस वक्त सिर्फ एक सांसद थे? सवाल ये भी उठ सकता है कि जब भारत के एथलीट्स ने पदक जीता तो इंदिरा गांधी क्यों मेडल पहनाने चली गई थी? ये सही सवाल नहीं है। ये सवाल जो उठाए वो गलत सवाल उठाता है,
क्योंकि देश की सरकार और सरकार की मुखिया को हक है कि वो अपने देश के किसी भी आयोजन को यादगार बनाए। लेकिन सवाल G20 के आयोजन को इवेंट कह रहे लोगों के डबल स्टैंडर्ड पर तो उठता ही है। तो आज पब्लिक सवाल उठा रही है और सवाल नंबर 1, क्या G20 के भव्य आयोजन की तैयारियों को इवेंट मैनेजमेंट बताना कांग्रेस की हताशा है? सवाल नंबर 2, मोदी विरोध में क्या देश से जुड़े आयोजनों पर भी राजनीति की जा रही है? सवाल नंबर 3, G20 पर मोदी सरकार की तैयारियां क्या दुनिया में ब्रांड इंडिया को मजबूत करेंगी और इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजय आलोक राजनीतिक विशेषज्ञ और सुहेल सेठ ब्रांड मैनेजर रह चुके हैं और कई ब्रांड्स और कई इवेंट्स को इन्होंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के तौर पर नजदीकी से देखा है। तो मैं पहला सवाल पूछना चाहूंगी तहसीन पूनावाला, लोग पूछ रहे हैं मिर्ची लगी तो हम क्या करें? क्यों मिर्ची लग रही है भाई? G20 भारत में हो रहा है और अगर भारत सारी दुनिया के सामने ऐसा वर्ल्ड इवेंट होस्ट करे और अच्छी तरह प्लान करे, इवेंट को होस्ट करे और दिखाए भारत के जो स्ट्रेंथ्स है, भारत के जो अचीवमेंट्स हैं, तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? अव्वल तो मैं इस चीज सकता हूँ कि अगर G20 भारत में इस वक्त हो रहा है तो भारत को बहुत सारी बधाई, और माननीय प्रधानमंत्री अगर इस वक्त से हेड करे रोटेशनल बेसिस पे तो भी ये भारत के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें कोई संदेह नहीं। और इस G20 प्रेसिडेंसी को, G20 होस्टिंग को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए भारत को शोकेस करने के। वहां तक मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, या जो आपने शब्दों का प्रयोग किया मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मैं उन शब्दों पे नहीं जाऊंगा कि अगर आप 2022 की तुलना 1982 से करें और कहे कि वहां पर अगर कुछ गलत हुआ तो इसलिए इस वक्त कुछ गलत को जस्टिफाई करना चाहिए, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर भारत इस चीज को, इस G20 समिट को होस्ट कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जेन्युइन डेवलपमेंट लाए, वो जरूरी है। गुजरात मॉडल ना लाए, अहमदाबाद मॉडल ना लाए कि जब ट्रंप साहब गए आपको दीवार बनानी पड़ी आपकी कमियां को छुपाने के लिए। कमियां को हम खत्म करें, यही हम सब आशा करते हैं। भारत आगे बढ़े, प्रधानमंत्री जी भारत को आगे बढ़े, हम सब ये आशा करते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि अगर 1982 में एशियाड गेम्स हुए तो वो गलत हुए। मैं तो कह रही हूँ दिल्ली का पूरा प्लान बदल गया, दिल्ली का फेसलिफ्ट हो गया और ये अच्छी बात है। इस देश में कलर टीवी भी आया, अच्छी बात है। लेकिन गौरव भाटिया जी, जयराम रमेश के ट्वीट को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हर बात पर कहीं ना कहीं टीस उठती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी तारीफ करे कि वो मतलब इस वक्त भारत को मिला है, चाहे रोटेशन से मिला हो, तो एशियाड गेम्स भी तो रोटेशन से मिले थे, तब तो इंदिरा गांधी गेम्स थे। आज नरेंद्र मोदी, G20 तो कोई नहीं कह रहा, फिर भी कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ है। नाविका जी देखिए, सबसे पहले ये देखने का नजरिया है। शहंशाह फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन कहता है जहां से मैं देख रहा हूं ये 6 है, जहां से तुम देख रहे हो ये 9 है। और है क्या, अगर आप भारतीय बन के देखेंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हुए प्रतिद्वंदी बन के देखेंगे तो आपको बिल्कुल टीस होगी, जैसे जयराम रमेश जी को होगी। जयराम रमेश जी कह रहे थे ये हाई वोल्टेज ड्रामा है। असल में कांग्रेस पार्टी का तो ट्रांसफॉर्मर ही फूंक चुका है, करंट आता नहीं है। तो इसलिए जब भारत में वो देखते हैं नई ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जब वो देखते हैं कि मोदी जी विश्व को एक नई दिशा दे रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, ये उनकी छाती पे सांप लौटने जैसा हो जाता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर भारतीयों की बात करें, वाकई ये एक बहुत बड़ा मंच है और इस मंच का सदुपयोग करके श्री नरेंद्र मोदी जी और हर नागरिक पूरे विश्व में
समरसता की बात करेगा, समावेश की बात करेगा और एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। और मैं समझता हूं दुख केवल उसे होगा जो भारत का सच्चा हितैषी नहीं होगा। घनश्याम तिवारी जी, अगर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, चाहे वो रोटेशन से हो, क्या ये एक सम्मान की बात नहीं है? और अगर इस इवेंट को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए तो आजकल के समय में क्या इवेंट मैनेजमेंट को इस तरह से देखा जाए कि बस अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में करें तो बेहतर होगा और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में इवेंट को माउंट करें तो वो गलत होगा? ये किस तरह के तानेबाजी हो रही है राजनीतिक क्षेत्र में? घनश्याम तिवारी जी, सम्मान की बात है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो फिर किस बात की तानेबाजी? नमस्कार नमस्कार जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को, पैनलिस्ट को। ये भारत के लिए विश्व के पटल पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक रूप से और अनेक मुद्दों पर विवश है कि भारत उन मुद्दों पर दुनिया को आगे का रास्ता दिखाए। तो ऐसे अवसर पर मुझे लगता है कि पूरे देश को एकजुट होकर के सामने आना चाहिए और G20 में भारत की विश्व के लिए जो नेतृत्व की क्षमता है उसे प्रस्तुत करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी बातें, किसने कुछ कहा, ये चलता रहेगा। जहां तक इवेंट मैनेजमेंट की बात है, उस विषय पर हम अन्य मुद्दों को लेकर भले ही चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस का मुद्दा हो, जिस तरीके से एम्बुलेंस रोकी गई प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल कराने के लिए। प्रधानमंत्री को इवेंट मैनेजर कहने वाले लालकृष्ण आडवाणी जी थे, लेकिन उसका G20 से कोई लेना देना नहीं है। G20 एक अवसर है भारत का नेतृत्व दुनिया को दिखाने का, और मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक, देश की हर संस्था उसमें देश की सरकार और देश के नेतृत्व के समर्थन में सहयोग कर सकती है। तो सुहेल सेठ जी, क्या जो इस तरह से कांग्रेस इसे देख रही है, क्या कांग्रेस के जो ग्लासेस हैं वो कलर्ड हैं, वो अपना समय भूल गई है? 1982 बहुत अच्छे गेम्स हुए थे एशियाड के, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स भी सबको याद हैं। तो क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि अगर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स और G20 का जो इवेंट है वो कंपेयर हो जाए तो कांग्रेस शायद अपना नजर नहीं मिला पाएगी किसी के साथ? देखिए, कांग्रेस के जो बयान आजकल आ रहे हैं, मुझे तो डर है कि भारत जोड़ो की जगह दिमाग जोड़ो का एक कैंपेन इनको चलाना चाहिए, क्योंकि ये सठिया गए हैं। ये जो कंपैरिजंस, जो तुलना कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट, G20 को नकारना, ये एक बहुत ही घटिया किस्म का व्यवहार है और घटियापन पॉलिटिक्स में शोभा नहीं देता है जब देश का सवाल उठता है। इसमें नरेंद्र मोदी को गाली देने से आप गाली देते जाइए, पर अब हुआ ये है नाविका जी हमारे देश में कि नरेंद्र मोदी और भारत हैव बिकम इंटरट्वाइंड, क्योंकि जब वो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं तो उनको भारत को गाली देना मजबूरी हो जाता है, और यही हो रहा है। तहसीन ने सही कहा कि भाई ये एक गौरव की बात है, जैसे घनश्याम ने भी कहा, इसमें आप अगर तुच्छापन करेंगे, लोगों को गालियां देंगे, लोगों का व्यवहार ऐसा एकदम नीच व्यवहार करेंगे, नीच मीन्स इन अ वेरी पेटी मैनर, तो मैं समझता हूं नाविका जी ये किसी को शोभा नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, G20 जैसे आपने जिक्र किया, भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है। इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि पहले देशों ने क्या किया, रोटेशनल है तो इस ओलंपिक्स भी रोटेशनल होते थे, कॉमनवेल्थ भी रोटेशनल था। आपको किसने कहा था कि हमारे कॉमनवेल्थ के टाइम आप करप्शन करो? करप्शन क्या रोटेशनल थी? नहीं थी, पर आपके जमाने में हुई करप्शन। तो ये कहना कि भाई ये सब रोटेशनल है तो इसमें क्या बड़ी चीज है, हर वक्त अपने देश को अपने आप नकारना, जबकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जबकि आपने 60 या 70 साल रूल किया है, ये शोभा नहीं देता। पर कौन इनको समझाए? ये समझते हैं गाली गलौज से ये लोगों का प्यार पाएंगे। प्यार नहीं, ये नफरत पैदा करने वाली चीजें हैं, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई देखो, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी को तो G20 की प्रेसिडेंसी नहीं मिली, मिली तो देश को है, मिली हमारे राष्ट्र को है, मिली हमारे भारत को है। तो नरेंद्र मोदी को आप गाली दे दे के आप क्या कर रहे हो? आप तो
आप तो भारत के ऊपर ये मिट्टी उछाल रहे हो। और क्या ये शोभा देता है? आपके पास क्या मुद्दे हैं नहीं? आप इलेक्शन के टाइम गाली गलौज करते हो, G20 जब प्रेसिडेंसी होती आप फिर गाली गलौज करते हो। इंटरनेशनल पेपर्स क्या कहेंगे? इंटरनेशनल पेपर्स की हेडलाइन होगी, कांग्रेस डिस्प्यूट्स द एफिकेसी ऑफ द G20, कांग्रेस लैशेस आउट एट नरेंद्र मोदी, G20 इन इंडिया विल बी एन इवेंट मैनेजमेंट इशू, विल बी एन इवेंट। अरे भाई, इवेंट मैनेजमेंट में क्या गलती है? आपका भारत जोड़ो क्या इवेंट नहीं है? वो भी तो आप इवेंट मैनेज कर रहे हो। कभी कोई एक्टर को, कभी कोई लेखक को, कभी कोई आदमी को जिसको कोई नहीं पहचानता उसके साथ आप चल रहे हो। जो फोटोज वहां ली जाती है वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट में क्या खराबी है? अगर इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा आप दुनिया को प्रकट कर सकते हैं कि ये एक नया भारत है, एक नया दौर है, इसमें एक नई क्षमता है, एक नया ट्रैजेक्टरी है, उसमें क्या गलती है? आप क्या टूरिज्म नहीं लाना चाहते इस देश में? आप इकोनॉमी को नहीं बढ़ाना चाहते? आप सिर्फ चलना चाहते हैं? और कहां जाएंगे? ये तो लॉन्ग मार्च टू नोवेयर है, जैसे मैंने आपके पहले प्रोग्राम में कहा। मेरे को तो ये नहीं पता कि आप चलने के लिए तो आप निकल पड़े, पर जाएंगे कहां? जाएंगे वहां जहां भारत बढ़ रहा है। कम से कम उसके रास्ते में रोड़े अटकाने का काम कम से कम पब्लिक तो यही समझ रही है। तो अजय आलोक जी, आज बात यह है कि कांग्रेस जो करे वो तपस्या, मोदी जो करे वो इवेंट मैनेजमेंट। क्या ये सही है? नविका जी देखिए, सबसे पहले कुछ करने के लिए कुछ आना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए भी थोड़ा ग्रे लेवल का होना जरूरी है, और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए बुद्धि का और मेहनत का, सब चीज का होना जरूरी है। और ये बड़ा लैकिंग है बाकी सब जगह में। अच्छा हुआ इन लोगों ने, कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने ऐसा ट्वीट किया है। इससे फायदा मैं बताता हूं। देखिए, G20 जितने पढ़े लोग हैं, लिखे लिखे हैं हिंदुस्तान में, वो समझ रहे हैं इसकी अहमियत क्या है और इसकी जरूरत क्या है और एक कैसा समूह है। लेकिन आज कांग्रेस के इस तरह से बोलने से ये G20 और इसमें भारत का महत्व और कांग्रेस ने किस तरह से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है, ये गांव गांव में फैलेगा। तो ठीक है, एक कहावत है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कांग्रेस अब हो गई है पैर ले जाती है कुल्हाड़ी पे मारने के लिए। आज की तारीख में G20 एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मिला है भारत को, इसकी अध्यक्षता, जब हम विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। आज फूड खाद्य संकट पूरे विश्व में हो रहा है। आज तेल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आज इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की शैटर हो रही है। इसमें अगर भारत अग्रणी भूमिका प्ले करके अगर युद्ध आज रुकवा देता है तो वैश्विक स्तर पे हमारी कितनी महत्वता बढ़ेगी, यह देश को पता चलेगा और यह विश्व को पता चलेगा। आज इसलिए अमेरिका जो बाइडेन से लेकर सबको ट्वीट कर रहे हैं कि भारत की अध्यक्षता के लिए हम लोग उत्सुक हैं, मोदी के साथ काम करने को उत्सुक है। आज सबको एक होप है भारत को लेके, और उस होप से भी अगर दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, भगवान इनका भला करे, लेकिन करेगा नहीं। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, आज तक भारत के बारे में विश्व में ओपिनियन क्या था? कि एक ताजमहल है, बस भारत में वही देखकर वापस आ जाओ। आज आप देखिए G20 में 100 देश के मॉन्यूमेंट्स को लाइट अप किया गया है। इसके पीछे भी एक सोच है। इसके पीछे सोच है कि हमारे प्राचीन काल की जो मंदिर है, शंकराचार्य मंदिर कश्मीर में, लोग कश्मीर को किस लिए जानते हैं? अब तक किस लिए जानते थे? कि भाई यहां पर कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज अ कश्मीर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आज शंकराचार्य मंदिर है, उसके साथ स्वामी सत्यनारायण मंदिर है गुजरात में, उसको रोशन किया जा रहा है। तमाम इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को रोशन किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, देश में पंचायत लेवल पे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, देश के नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट को मेन लैंड के साथ कैसे ज्वाइन करना है, इसके पीछे एक सोच है। इसीलिए G20 के कई इवेंट्स नॉर्थ ईस्ट में होंगे। इससे भी दिक्कत है क्या कांग्रेस पार्टी को? मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे जवाब देने का मौका देंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दूरी पे कभी कभी बात समाप्त नहीं होती। तो मैं 2-3 चीज कह दूं। एक, मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूं, ये भारत के लिए गौरव का विषय है कि भारत G20 की प्रेसिडेंसी को इस चैलेंजिंग समय में चला रहा है। दूसरी चीज, मैं सुहेल भाई से पूरी तरह से एग्री करता हूं, इवेंट मैनेजमेंट में कोई गलत चीज है। मैंने तब तक करियर इवेंट मैनेजमेंट में चालू किया है, इसमें कोई गलत नहीं, करना चाहिए और ये जरूरी भी है। तीसरी चीज, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत को शोकेस किया जा रहा है,
इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। हम सब भारतीय, हमारे जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, हम सब चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि भारत आगे बढ़े। इन चीजों को रखते हुए कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उम्मीद है आप मुझे इजाजत देगी। देखिए, जैसे मैं और घनश्याम चाहते कि भारत शोकेस हो, भारत आगे बढ़े और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से कुछ वर्षों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़े। हम सब चाहते हैं, भारत के लिए अच्छा चाहते हैं और हमारे में नेगेटिविटी नहीं है। और अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया, उस पर आपका अधिकार है पकड़ने के लिए। लेकिन यही नेगेटिविटी जब भाजपा करती थी, मैं आपको उदाहरण के साथ कहता हूं, जब जॉर्ज बुश ने हमें न्यूक्लियर डील दिया, 1-2-3 एग्रीमेंट दिया, जबकि हम एनर्जी के सिग्नेटरीज नहीं थे, जब ओबामा ने कहा वर्ल्ड 2008 के रिसेशन से अगर किसी लीडर ने निकाला है दुनिया को बाहर, वो मनमोहन सिंह जी थे। और उस वक्त उस न्यूक्लियर डील पर भाजपा कैश लेके आई लोकतंत्र के मंदिर में। भाजपा पे ये सवाल नहीं उठाया गया कि आप देश के खिलाफ है, और नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है। ये बार बार कांग्रेस को सिद्ध करना कि वो देश के खिलाफ है, गलत है। दूसरी बात, अगर मुझे याद पड़ता है तहसीन पूनावाला, तो न्यूक्लियर डील पर आपके वामपंथी दोस्त जो अलायंस पार्टनर्स थे वो आपको छोड़कर चले गए थे। समाजवादी पार्टी को आपको लाना पड़ा था हाथ पैर जोड़ के ताकि आपके नंबर हो पाए। तो अगर इतिहास बता रहे हैं तो पूरा बताइए, आधा मत बताइए। पूरा ही बताऊंगा, वो विषय नहीं था पॉलिटिकल विषय। अगर आप चाहते हो मैं जा सकता हूँ, अमर सिंह की भूमि में भी जा सकता हूँ, वो विषय नहीं है। भाजपा के रोल पे मैं जा रहा हूं। अगर हम उसको माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं मैं जरूर उस पर बात करूंगा, वो डिबेट नहीं है। मैं दूसरी चीज करना चाहता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, 1982 गेम से दिल्ली ट्रांसफॉर्म हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली ट्रांसफॉर्म हुआ रियल ट्रांसफॉर्मेशन था। जब ट्रंप साहब आए गुजरात के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन रियल नहीं था। अहमदाबाद में आपने दीवार बनाकर गरीबों को छुपाया। अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो भारत को, हमारी शुभकामनाएं, आप असल में ट्रांसफॉर्म कीजिए। एक एम्बुलेंस को पीछे खड़े रखते ट्वीट करना कि अरे एम्बुलेंस को रास्ता दिया, ये इवेंट मैनेजमेंट के खिलाफ है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ट्वीट आया है, अभी अभी हमारे स्क्रीन पर चल रहा है, और उन्होंने लिखा है, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मोदी को दोस्त बुला रहा है और कह रहा है हम साथ साथ खड़े होंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी शायद ये भी नामंजूर है विपक्ष को। क्यों नामंजूर है? आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे? आप जयराम रमेश का ट्वीट पढ़िए ना, आप जयराम रमेश का ट्वीट पढ़िए ना। गौरव भाई 10 सेकंड चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी तरफ करो। अमेरिका भारत का दोस्त है, रशिया दोस्त है। ये दोस्ती का रिलेशन और भी बढ़ाए। मुरली दियोरा ने इसमें अहम भूमिका निभाई, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने निभाई, मनमोहन सिंह जी ने निभाई, मोदी जी ने निभाया। इसमें क्या आपको क्यों चलिए अगर मोदी जी ने कहा और बाइडेन ने उनकी तारीफ कर दी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रेसिडेंसी रोटेशन से मिली तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भारत में मोदी कुछ करे, जैसे मैंने कहा, तो वो इवेंट मैनेजमेंट है, और भारत जोड़ो यात्रा अगर हो तो वो तपस्या है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। देखिए, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही मैं उत्तर देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कल ही एक वाक्य कहा, बहुत उसमें सार है, सच्चाई छुपी है। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। और जब मैं कमल कहता हूं तो ये कमल जो हमारा राष्ट्र फूल है, मैं उसकी बात करता हूं। दुख होता है कि जब लोगो आता है तो राष्ट्र फूल उसमें होता है, गर्व होना चाहिए हर किसी को, लेकिन नाविका जी आपने सही बताया, उसका विरोध हो जाता है। और देखिए कैसे भारत की छवि को धूमिल करते हैं। देखिए, तहसीन की तो ये एक अच्छी आदत है कि वो सही को सही कहते हैं, लेकिन मुझे याद है राहुल गांधी विदेशी धरती पे गए, उनसे भारत के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि भारत में आजकल लोग मिट्टी का तेल हाथ में लेकर घूमते हैं और जहां मौका लगता है आग लगा देते हैं। मैं समझता हूं मेरा भारत वो है जहां अपनी मिट्टी के लिए हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, हमारे नागरिक जो हैं वो इस मिट्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात कांग्रेस पार्टी को समझनी है कि हर बात का विरोध करेंगे तो वो कहां जाएंगे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, INS विक्रांत का इंडक्शन हुआ, इन लोगों को अच्छा नहीं लगा, श्रेय लेने के लिए आ गए, कांग्रेस के समय से चल रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत के पास आई। अगर आप भारत का हिस्सा हो
तो आपको खुश होना चाहिए। जयराम रमेश इसका विरोध कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से आईएमएफ ने कहा इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन टुडेज वर्ल्ड इकोनॉमी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बना, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। क्या आज तक कोई भी कांग्रेस का अध्यक्षा रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी कभी वहां गए? नहीं गए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जीएसटी आया, विरोध किया। राफेल खरीद के आए, ये नहीं ला पाए, चौकीदार चोर है बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने करारा थप्पड़ मारा। सीएए आया, सीएए का विरोध किया इन्होंने। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था, हटा नहीं पाए क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे नाविका जी, हटा दिया श्री अमित शाह जी ने। इनके आग लग गई, छाती में सांप लौट गए और घुसपैठियों को भारत से बाहर फेंकेंगे, ये बात हम कहते हैं, ये लोग उस पर भी हमारी आलोचना करते हैं। क्या दर्शाता है? मैं केवल इतना कहूंगा, अगर दिल दिखाना है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा दिखाओ। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को जब भारत रत्न दिया तो ये नहीं सोचा कि वो कांग्रेसी है, उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने भारत के विकास में योगदान किया, तो क्या अगर कांग्रेसी है हम भारत रत्न देंगे? गुलाम नबी आजाद जब राज्यसभा से उनका सही कहा आपने, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। आलोचना करी तो क्या है, लेकिन है तो हमारा साथी। बिल्कुल, और पब्लिक भी आज यही सवाल पूछ रही है। गौरव भाटिया जी, राम कुमार करनाल से सवाल पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष के नेताओं को भारत की प्रगति सहन नहीं होती? घनश्याम तिवारी जी। कुमार जी को मेरा जवाब है कि आरबीआई एक स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे पब्लिश करता है, आप इसे आरबीआई की वेबसाइट पे देख सकते हैं। देश की प्रगति का तो हाल ये है मोदी सरकार में कि देश के आधे बच्चे क्लास 11th ज्वाइन नहीं करते हैं, और आप देश के शिक्षा मंत्री की आवाज सुनेंगे नहीं। आइए गौरव भाटिया देश के शिक्षा मंत्री कोई बयान बता दें, या जो इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है पिछले 3 साल में, उसका हाल बता दें। जो देश में बेरोजगारी है उसके आंकड़े ये प्रस्तुत नहीं कर पाते, और जब बेरोजगारों से सामना होता है तो उनका सामना नहीं कर पाते। अभी उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था, 37 लाख लोग ट्रेन में लटक करके जाने वाले थे, मात्र 16 लाख लोग उस तो वो तो उसको तो इन्होंने वेलकम कर दिया है। आपका कहने का मतलब है कि जब तक ये सब ठीक ना हो जाए तब तक G20 में भारत को प्रेसिडेंसी नहीं करनी चाहिए। अजय आलोक जी, मैं तो राम कुमार जी की बात का जवाब दे रहा था, आपके कटाक्ष का नहीं। G20 भारत के लिए एक सम्मान का विषय है, और प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया भर के अखबारों में एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, इंक्लूसिव और हार्मनी। अभी गौरव भाटिया अमित शाह जी की बात कर रहे थे। अमित शाह जी का इंक्लूसिव स्टेटमेंट है कि 2002 के गुजरात दंगों में उन्होंने सबक सिखा दिया। जिन दंगों में हजारों लोग मरे, आज भी केसेस चल रहे हैं, आरोप प्रधानमंत्री तक पहुंचे थे, उसमें इंक्लूसिव स्टेटमेंट है ये कि हमने सबक सिखा दिया। और जो हार्मनी की बात करते हैं, जो प्रतिदिन देश में हिंदू मुस्लिम बहस कराते हैं टीवी से लेकर के सड़क पर, वो कौन सी हार्मनी की बात करते हैं? सुहेल सेठ जी, मुद्दा तो यही है सुहेल सेठ जी कि जब भी बात हो किसी अचीवमेंट की तो कोई ऐसी बात छेड़ देना चाहिए कि कम से कम भारत के लोग कभी खुश ना हो पाए कि भाई G20 आज डिबेट G20 पर क्यों दिक्कत हो रही है उस पर है, तो हम बात कर रहे हैं हार्मनी की, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। आप मेरे को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए पूरा ये वंस एंड फॉर ऑल एनालिसिस करूंगा। नरेंद्र मोदी ने 2 इलेक्शंस जीते हैं और उसके पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टरशिप का इलेक्शन जीता है। इस देश में एक अब एजेंडा बन गया है कोई लोगों का कि नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करो, पर वो अब नफरत नरेंद्र मोदी तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी भारत का एक सिंबल भी बन गए हैं पृथ्वी भर में। लोग, जैसे आपने उदाहरण दिया, अभी बाइडेन ने कहा, मैक्रो ने कहा, सब ने कहा, अब उनमें ये प्रॉब्लम हो गई है कि भाई हम डिस्टिंक्शन कैसे करें। जो नफरत नरेंद्र मोदी की तरफ है वही नफरत अब खुल के देश के खिलाफ हो रही है, और यही प्रॉब्लम है। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी 2 टाइप के मोदी हैं, 2 मोदीज हैं, एक तो नरेंद्र मोदी और एक भारत के प्रधानमंत्री। आप जब उनको गाली देते हो, भारत के प्रधानमंत्री के ऑफिस को भी गाली देते हो, भारत को भी गाली देते हो,
और जब तक ये अंतर इनमें नहीं आएगा ये हारते रहेंगे। क्योंकि अब प्रॉब्लम नाविका ये है कि लोग तंग आ गए हैं कि ठीक है भाई, आप मोदी को गाली जरूर दो, पर जब मोदी देश की सेवा कर रहा है, मोदी देश का रिप्रेजेंटेटिव है, मोदी देश का प्रतीक है, तब भी आप गाली दे रहे हो। तब आप गाली किसको दे रहे हो? तब मोदी को नहीं, आप देश को गाली दे रहे हो। और जब तक ये करते रहेंगे मोदी जीतता रहेगा। इनको इतनी भी अक्ल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, जब आप चलने को निकलते हैं और आपको डेस्टिनेशन का पता नहीं, आप ऐसे ही वो पंजाबी में एक सेइंग है अमृतसर में, ग्वाची गऊ, इन जो गौ माता है जब वो हार जाती है ना, वो कहीं भी भटक जाती है। अब ये ग्वाची गौ की प्रॉब्लम है इन लोगों की। इनको ना तो स्ट्रैटेजी मालूम है, ना कोई आइडिया है कि कहां जाना है, और ये गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। मोदी विल बी मोर एंड मोर स्ट्रेंथन। जितनी गाली आप दोगे वो उतना स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि आम आदमी ये कहेगा कि ये हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं और ये और लोग बाकी लोग सिर्फ उन्हें नीचे नीचे दिखा रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। बीएम चौधरी का सीकर से सवाल है, यदि राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए दिन रात पैदल चल रहे हैं तो मोदी जी के विश्व जोड़ने में क्या दिक्कत है? अजय आलोक जी, इसका आप क्या जवाब देंगे? देखिए, दिक्कत सिर्फ कांग्रेस पार्टी को है। वो इसलिए है क्योंकि उनको मोदी से अब इतनी आकंठ नफरत हो चुकी है मोदी नाम के शब्द से। और अब वो नफरत धीरे धीरे, बिल्कुल मैं क्या कहूं, वो फ्रस्ट्रेशन एकदम, और विषमता, डिप्रेशन, वो हर शब्द में आप इंक्लूड कर सकते हैं कि मोदी जो भी करे उसको डिमीन करना है। अब इस तरह के बैराग लेके, इस तरह का द्वेष लेके अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो देश की जनता में एक मैसेज जाता है। अब इसको हम लोग अलग अलग शब्दों में कह सकते हैं। अब आप समझाने को क्या समझाइएगा कांग्रेस पार्टी को? भाई करने दीजिए ना नाविका जी, करने दीजिए इसे, क्योंकि देखिए अपना सर नहीं फोड़ा जाता दीवार पे। आप समझाने जाइएगा, लोग आपको गाली देने लगेंगे, आप कौन होती है समझाने वाली? भाई हम कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं तो करिए और करिए। मोदी विरोध से कब भारत विरोध बदल गया ये इनको खुद याद नहीं है। बिल्कुल, जो बीच की एक लक्ष्मण रेखा है वो कहीं ना कहीं गुम सी होती नजर आ रही है। सवाल पब्लिक के बहुत आ रहे हैं। कुलदीप कपूर वाराणसी से, विवेक कुमार देहरादून से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। G20 को लेकर जिस तरीके से भव्य उसका रूप दिया जा रहा है, तो कांग्रेस को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? G20 के भारत में आयोजन को मोदी जी 2024 का इमेज मैनेजमेंट तो नहीं मानकर चल रहे हैं। तहसीन जी, पहले आप और फिर दूसरा सवाल गौरव भाटिया। तहसीन। नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई भी उससे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज भारत में अच्छी हो रही है जिससे भारत की प्रगति हो, वो कांग्रेस उसको उसका स्वागत करेगी। मैं एक चीज टिप्पणी कहना चाहता हूँ। आलोक जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, इसलिए कांग्रेस शायद मोदी जी का अपमान कर रही है, भारत का अपमान कर रही है। मैं आपसे एक सवाल करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सोहेल यहाँ पर है, 26/11 की घटना सोहेल को याद होगी। वो उस वक्त, उस दिन वो ताज में थे, मुझे ये बात याद है। मेरे दोस्त हेमंत करकरे शहीद हुए, मेरे दोस्त कायदार कामले, सोहेल वो ताज में काम करते थे, शहीद हुए। उस दिन जब मेरे एनएसजी लड़ रहे थे, विश्व के सामने भारत आतंकवाद के सामने लड़ रहा था, नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भारत की सरकार को कोस रहे थे। मेरे दोस्त हेमंत करकरे की पत्नी के घर पर गए। क्या वो भारत का सम्मान करना था? मैं देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। मेरी बात समाप्त होने दीजिए प्लीज। मैं एक और दिखाना चाहती हूँ। 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को क्या कहा था और किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तब प्रधानमंत्री थे, उनके साथ खड़े होकर और उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से कैसे वार्निंग दी थी पाकिस्तान को, यह भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। गौरव भाटिया जी,
ये बात नरेंद्र मोदी जी की इनको याद नहीं रहेगी। नहीं, इनको ये भी नहीं याद रहेगा। देखिए, मैंने अभी बताया उदाहरण के साथ दलगल राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है। और मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको मालूम है 5 मार्च 2021 को एक कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का गठन हुआ, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं देखा कि विपक्ष का व्यक्ति नहीं रहेगा। पहला नाम किसका था? पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का, एचडी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, सारे सीएम जिसमें ममता बनर्जी और पिनरई विजयन भी, अधीर रंजन चौधरी, करण सिंह, मीरा कुमार, मुलायम सिंह यादव, मायावती। क्या दर्शाता है? ये G20 से ही तुलना करनी चाहिए। जब भारत की बात हो तो अपने सारे मतभेद भुला के अगर श्री नरेंद्र मोदी जी सबको साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं तो आप अपने हाथ में खंजर लेके क्यों आते हैं और भोग देते हैं? यह उचित नहीं है। सपा के प्रवक्ता ने एम्बुलेंस की बात करी और कहा ओछी राजनीति, स्टंट। मैं याद दिलाऊं, राजनीतिक स्टंट ये होता है नाविका जी, जनता के रुपए से एम्बुलेंस आई समाजवादी पार्टी की सरकार में, हर एम्बुलेंस पे लिखवा दिया गया समाजवादी एम्बुलेंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा चुनाव के दौरान ढक दीजिए। ये होता है राजनीतिक स्टंट। कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस के मेरे साथी हैं, वो कह रहे थे उनके दोस्त थे करकरे। मैं एक भारतीय होने के नाते कहता हूं करकरे जी भाई थे हमारे, और मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर भी हमारे भाई थे। बाटला हाउस में शहादत दी, सोनिया गांधी फूट फूट के रोई, लेकिन शहादत देने वाले पुलिसकर्मी के लिए नहीं, वो रोई थी आतंकी के लिए, क्योंकि वो मुसलमान थे। बिल्कुल, और उन्हें लगा मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। मुद्दा सिर्फ इतना है, समय कम है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि देश आगे बढ़ रहा है तो क्यों हम आज साथ साथ खड़े नजर नहीं आते? अगर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने स्वयं के लिए नहीं, इस देश के 135 करोड़ लोगों के लिए सामने खड़े हैं और इस पूरे इवेंट को, इस अध्यक्षता को सबसे बड़ा इवेंट बनाना चाहते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? बस इतना कि राजनीतिक लाभ लेना है। क्या ये सही है? ये पब्लिक के सोचने की बात।